हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं और आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ए स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज्ड इन ए च्यूएबल टैबलेट फॉर्मूला इज। द स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज्ड इन द च्यूएबल टैबलेट फॉर्मूला इज सुक्रोज, साइक्लोमेट सोडियम, सैकेरिन सोडियम और मैनिटॉल। तो इनमें से कौन सा स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज्ड करते हैं इन द च्यूएबल टैबलेट फॉर्मूला? तो ये होता है मैनिटॉल। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। मैनिटॉल इज कॉमनली यूज्ड इन द च्यूएबल टैबलेट फॉर्मूला। अभी आप मुझे बताएंगे विच टैबलेट्स डू नॉट रिक्वायर डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। कौन सी टैबलेट्स के लिए डिसइंटीग्रेशन टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होती? डू नॉट रिक्वायर डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। तो ये होती है च्यूएबल टैबलेट। Chewable tablets do not require disintegration test. Then which disaccharide is not a reducing sugar? Which disaccharide is not a reducing sugar? तो ये होता है sucrose. Then the sweetening agent that is used in the preparation of sweets for a diabetic patient is. कौन सा sweetening agent यूज करते हैं in the preparation of sweets for a diabetic patient? तो ये होता है saccharin. And saccharin is 500 times sweeter than sucrose. Then what is the disadvantage of sodium saccharin as a sweetening agent? क्या होता है सोडियम सैकेरिन का डिसएडवांटेज एज ए स्वीटनिंग एजेंट? तो इट्स बीटर आफ्टर टेस्ट। ये होता है डिसएडवांटेज ऑफ सोडियम सैकेरिन एज ए स्वीटनिंग एजेंट। ठीक है, द डिसएडवांटेज ऑफ सोडियम सैकेरिन एज ए स्वीटनिंग एजेंट इज इट्स बीटर आफ्टर टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सब कोटिंग इज गिवन टू द टैबलेट्स टू इंक्रीज बल्क, to avoid deterioration due to microbial attack, to prevent the solubility in acidic media, to avoid stickiness. Subcoating is given to the tablets. तो किस लिए करते हैं subcoating? तो subcoating is given to the tablets to increase bulk. Option A will be your correct answer. Bulkiness को बढ़ाने के लिए करते हैं subcoating. To increase bulk, to increase size and bulkiness of tablet, subcoating is given to the tablets. कौन से एजेंट्स का यूज करते हैं फॉर सबकोटिंग? तो सबकोटिंग के लिए यूज करते हैं अकेशिया एंड जिलेटिन का। अकेशिया एंड जिलेटिन का यूज करते हैं फॉर सबकोटिंग एज ए सबकोटिंग मटेरियल। सील कोटिंग, देन सब कोटिंग, देन सिरप कोटिंग, देन फिनिशिंग, पॉलिशिंग, ये सभी स्टेप्स होते हैं शुगर कोटिंग के। इसमें से ये सील कोटिंग किया जाता है टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनेट्रेशन और इसके लिए यूज करते हैं शेलैक का। देन सब कोटिंग होता है टू इंक्रीज साइज एंड बल्कीनेस ऑफ टैबलेट, इसके लिए यूज करते हैं अकेशिया एंड जिलेटिन का। देन आता है सिरप कोटिंग। सिरप कोटिंग करते हैं टू कवर रफनेस, कलरेंट्स आर एडेड इन सिरप कोटिंग। देन होता है फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग में यूज करते हैं बीजवैक्स का। शुगर कोटेड टैबलेट्स आर पॉलिश्ड बाय बीजवैक्स। अभी आप मुझे बताएंगे किस लिए करते हैं टैबलेट्स को शुगर कोटिंग? शुगर कोटिंग इज डन टू, क्या होता है शुगर कोटिंग का पर्पज? तो शुगर कोटिंग इज डन टू मास्क द बिटर एंड अनप्लीजेंट ऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ द मेडिकामेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The pH of a pharmaceutical buffer system can be calculated by pH partition theory, Noyes-Whitney law, Henderson-Hasselbalch equation, Michaelis-Menten equation. The pH of a pharmaceutical buffer system can be calculated by. तो इनमें से किसे यूज करते हैं टू कैलकुलेट ए pH of a pharmaceutical buffer system? तो इसके लिए यूज करते हैं Henderson-Hasselbalch equation का। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन यूज करते हैं टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ फार्मास्यूटिकल बफर सिस्टम। देन विच इक्वेशन हेल्प्स टू फाइंड आउट द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए ड्रग? विच इक्वेशन हेल्प्स टू फाइंड आउट द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए ड्रग? तो इसके लिए होता है नॉइज-वाइटनी लॉ। नॉइज-वाइटनी लॉ होता है रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए ड्रग के लिए। देन ए माइकेलिस-मेंटेन इक्वेशन यूज करते हैं टू डिस्क्राइब द रेट ऑफ ए रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय एन एंजाइम। रेट ऑफ ए रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय एन एंजाइम को डिस्क्राइब करते हैं माइकेलिस-मेंटेन इक्वेशन से। ठीक है, देन ए पीएच पार्टीशन थ्योरी इज रिलेटेड टू द ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग एब्जॉर्प्शन के लिए होता है पीएच पार्टीशन थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली। द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI, इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया।
PCI is also known as Central Council of India, and Pharmacy Council of India is reconstituted every 5 years. अभी आप मुझे बताएंगे कब बना था फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल. फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल वॉज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर. तो फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल, फर्स्ट PCI बना था 1949 में. ठीक है, मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है ये. फर्स्ट PCI वॉज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर 1949. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Poorly manufactured tablets may have small pinholes on the surface. This phenomenon is known as picking, mottling, leaking or cracking. तो क्या होता है? Poorly manufactured tablets may have small pinholes on the surface. क्या बोलते हैं इसे? तो इसे बोलते हैं picking. ऑप्शन ए will be your correct answer. Picking होता है poorly manufactured tablets may have small pinholes on the surface. Then mottling होता है unequal color distribution on the tablet. ये होता है मॉटलिंग. टैबलेट डिफेक्ट्स भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इनमें आता है पीकिंग, देन मॉटलिंग, देन आता है लैमिनेशन. व्हाट इज लैमिनेशन? तो लैमिनेशन होता है सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर्स. देन एक आता है स्टिकिंग. तो स्टिकिंग होता है एडिशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू ए डाई वॉल. देन आता है कैपिंग. कैपिंग होता है पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम पोर्शन ऑफ ए टैबलेट. ये सभी टैबलेट डिफेक्ट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देन एक क्रैकिंग होता है फिल्म कोटिंग टैबलेट डिफेक्ट, एंड क्रैकिंग इज ड्यू टू हायर इंटरनल स्ट्रेसेस इन द फिल्म. ड्यू टू हायर इंटरनल स्ट्रेसेस इन द फिल्म होता है क्रैकिंग. ये होता है फिल्म कोटिंग टैबलेट डिफेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Among the following preparations, which one will be the most irritating to the eye? Purified water, 0.7% NaCl solution, 0.9% NaCl solution, 1% NaCl solution. इनमें से कौन सा है मोस्ट इरिटेटिंग टू द आई? तो ये होता है प्यूरिफाइड वाटर. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. देन व्हाट इज 0.9% NaCl solution? तो नॉर्मल सलाइन कंटेन्स 0.9% सोडियम क्लोराइड. 0.9% NaCl solution is normal saline solution, and hypotonic solution can be made isotonic by the addition of NaCl. Hypotonic solution can be made isotonic by the addition of NaCl. And a 0.9% NaCl weight per volume होता है isoosmotic और isotonic. 0.9% weight per volume NaCl is isoosmotic और isotonic. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Bubble point test is done to determine the surface tension of the liquid in capillary tubes, the viscosity of the liquid in ampoules, the pH of a 1% solution, the volume of a solution stored in a specific container. Bubble point test is done to determine. तो किस लिए करते हैं bubble point test? तो ये होता है to determine the surface tension of the liquid in capillary tubes. Option A will be your correct answer. ठीक है, next question. As per GMP, permitted limit of solid contents in water for injections is 100 ppm, 1 ppm, 0.1 ppm और 10 ppm. तो क्या होता है? एज पर GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, परमिटेड लिमिट ऑफ सॉलिड कंटेंट्स इन वाटर फॉर इंजेक्शंस. तो ये होता है 10 ppm, 10 पार्ट्स पर मिलियन. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. कौन सा शेड्यूल होता है GMP के लिए? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए कौन सा शेड्यूल होता है? तो ये होता है शेड्यूल M. रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल M. बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है ये. रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल M. GMP के लिए होता है शेड्यूल M. नेक्स्ट क्वेश्चन. लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C and C1 इज इशूड इन फॉर्म 20A, 20B, 21B, 22A. लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1. तो शेड्यूल C एंड C1 के होलसेल के लिए लाइसेंस इशू करते हैं फॉर्म नंबर 21B में. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1 इज इशूड इन फॉर्म 21B. ये B होता है होलसेल के लिए. देन अभी आप मुझे बताएंगे लाइसेंस फॉर रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1 इज इशूड इन फॉर्म नंबर. तो C एंड C1 के रिटेल सेल के लिए होता है 21. लाइसेंस फॉर रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1 इज इशूड इन फॉर्म नंबर 21, एंड इनके होलसेल के लिए होता है 21B.
ये बी होता है होलसेल के लिए। देन 20A किसके लिए होता है? तो 20A होता है रेस्ट्रिक्टेड ड्रग्स अदर देन शेड्यूल सी एंड C1। रेस्ट्रिक्टेड ड्रग्स अदर देन शेड्यूल सी एंड C1 के लिए होता है 20A। एंड 20B होता है होलसेल ऑफ ड्रग्स अदर देन शेड्यूल सी एंड C1। लाइसेंस फॉर रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स अदर देन शेड्यूल सी एंड C1 इज इशूड इन फॉर्म नंबर 20। ठीक है, लाइसेंसेस एंड फॉर्म नंबर के ऊपर हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आप मुझे बताएंगे विच फॉर्म शुड बी यूज्ड फॉर एप्लीकेशन टू इंपोर्ट ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज। फॉर्म नंबर शुड बी यूज्ड फॉर एप्लीकेशन टू इंपोर्ट ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज। तो ये होता है फॉर्म नंबर 12A। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फॉर्म नंबर 12A होता है फॉर एप्लीकेशन टू इंपोर्ट ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज। Then license required to open a new retail drug store is issued by drug inspector। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लाइसेंस रिक्वायर्ड टू ओपन ए न्यू रिटेल ड्रग स्टोर इज इशूड बाय ड्रग इंस्पेक्टर। देन शेड्यूल एक्स के लिए कौन सा फॉर्म नंबर होता है? लाइसेंस फॉर रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स इज इशूड इन, तो ये होता है 20F। लाइसेंस फॉर रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स इज इशूड इन फॉर्म नंबर 20F एंड इसके होलसेल के लिए होता है 20G। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कैप्सूल्स रोटोफिल इज यूज्ड फॉर फिलिंग। इन कैप्सूल्स रोटोफिल इज यूज्ड फॉर फिलिंग पाउडर्स, पैलेट्स, लिक्विड्स और करोसिव लिक्विड्स। तो किसके लिए यूज करते हैं रोटोफिल का? तो रोटोफिल इज यूज्ड फॉर फिलिंग पैलेट्स। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कैप्सूल्स में पैलेट्स की फिलिंग के लिए यूज करते हैं रोटोफिल का। अभी आप मुझे बताएंगे फिलिंग ऑफ लिक्विड इन कैप्सूल इज डन बाय। फिलिंग ऑफ लिक्विड्स इन कैप्सूल इज डन बाय, तो इसके लिए यूज करते हैं कॉलिसिल का। कॉलिसिल इज यूज्ड फॉर फिलिंग ऑफ लिक्विड्स इन कैप्सूल्स एंड रोटोफिल इज यूज्ड फॉर फिलिंग ऑफ पैलेट्स इन कैप्सूल। देन और एक होता है रोटोसॉल्ट। रोटोसॉल्ट का यूज क्या है? किसके लिए यूज करते हैं रोटोसॉल्ट का? तो रोटोसॉल्ट होती है कैप्सूल चेकिंग मशीन टू सॉर्ट आउट द फील्ड एंड अनफिल्ड कैप्सूल्स। कैप्सूल सॉर्टिंग मशीन होती है रोटोसॉल्ट। एंड ए कैप्सूल होता है सुटेबल डोसेज फॉर्म फॉर मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग्स। मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग्स के लिए सुटेबल डोसेज फॉर्म होता है कैप्सूल्स। एंड कैप्सूल शेल्स आर मेड विथ जिलेटिन। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कैप्सूल शेल्स आर मेड विथ जिलेटिन। और एक होती है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड एक होती है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। अभी आप मुझे बताएंगे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन टाइम। डिसइंटीग्रेशन टाइम पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन टाइम। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 30 मिनट्स एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 60 मिनट्स। ठीक है, देन शार्क लिवर ऑयल को डिस्पेंस कौन से कैप्सूल में किया जाता है? तो शार्क लिवर ऑयल इज डिस्पेंस्ड इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। देन कितना होता है स्टोरेज टेम्परेचर फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल शेल? स्टोरेज टेम्परेचर फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल शेल, तो ये होता है 21 to 24 डिग्री सेल्सियस। पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, स्टोरेज टेम्परेचर फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल शेल इट इज 21 to 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following commonly available large volume dextrose solution for intravenous use is isotonic? इनमें से कौन सा होता है commonly available large volume dextrose solution for IV use is isotonic? तो ये होता है 5% weight per volume। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 5% weight per volume dextrose solution होता है isotonic। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is the ideal combination for testing the solubility of an enteric coated capsule in alkaline medium? Ideal combination for testing the solubility of an enteric coated capsule in alkaline medium. Sodium bicarbonate plus potassium hydroxide plus pepsin, sodium bicarbonate, sodium toroglycocolate, papain, sodium bicarbonate, pancreatin, sodium toroglycocolate, sodium bicarbonate, bilirubin। इनमें से कौन सा होता है आइडियल कॉम्बिनेशन फॉर टेस्टिंग द सोल्यूबिलिटी ऑफ एन इंटेरिक कोटेड कैप्सूल इन अल्कलाइन मीडियम? तो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, पैनक्रिएटिन एंड सोडियम टोरोग्लाइकोकोलेट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सूडो अल्केलॉइड?
कैफीन, इफेड्रिन, मॉर्फिन, कोडेन। इनमें से कौन सा है सूडो अल्कोलॉइड? तो सूडो अल्कोलॉइड होता है कैफीन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। और एक कैफीन आता है प्यूरिन अल्कोलॉइड्स में, 137 ट्राइमिथाइल ज़ैंथीन होता है कैफीन। अभी आप मुझे बताएंगे प्यूरिन अल्कोलॉइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सी होती है? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्यूरिन अल्कोलॉइड्स, तो ये होती है म्यूरेक्साइड टेस्ट। म्यूरेक्साइड टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्यूरिन अल्कोलॉइड्स, ठीक है। देन ये इफेड्रिन होता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इफेड्रा। इफेड्रा का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इफेड्रिन। अभी आप मुझे बताएंगे इफेड्रा का सिनोनेम, तो इफेड्रा का सिनोनेम होता है माहोंग। माहोंग होता है सिनोनेम ऑफ इफेड्रा। एंड इफेड्रा की फैमिली होती है ग्नेटासी। और ये इफेड्रा होता है माइड्रियाटिक, ये नेसल डिकंजेस्टेंट होता है। देन ब्रोंकियल अस्थमा में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। देन व्हाट इज मॉर्फिन? मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मॉर्फिन। तो मॉर्फिन होता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओपियम। फिनांथ्रिन अल्कोलॉइड होता है मॉर्फिन। देन ये ओपियम से ऑब्टेन किया जाता है। इसकी फैमिली होती है पापावेरेसी। मॉर्फिन इज डिराइव्ड फ्रॉम ओपियम एंड इसकी फैमिली होती है पापावेरेसी, ठीक है। देन ये मॉर्फिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन कोलिक पेन। कोलिक पेन में ड्रग ऑफ चॉइस होता है मॉर्फिन। एंड मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हेड इंजरी एंड मॉर्फिन इज ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है। देन कौन सा एंटीडोट यूज करते हैं इन मॉर्फिन पॉइजनिंग? मॉर्फिन पॉइजनिंग में एंटीडोट ऑफ चॉइस कौन सा होता है? तो ये होता है नैलोक्सोन। नैलोक्सोन का यूज करते हैं एज एन एंटीडोट इन मॉर्फिन पॉइजनिंग, ठीक है। देन एक कोडेन होता है फिनांथ्रिन अल्कोलॉइड। कोडेन एंड मॉर्फिन ये दोनों आते हैं फिनांथ्रिन अल्कोलॉइड्स में। इसे भी ऑब्टेन करते हैं ओपीएम से और ये होता है कफ सप्रेसेंट। कोडेन एक्ट एज ए कफ सेडेटिव बाय डिप्रेसिंग कफ सेंटर। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था। कोडेन एक्ट्स एज ए कफ सेडेटिव बाय डिप्रेसिंग कफ सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which vitamin contains steroidal structure? Vitamin E, vitamin A, vitamin D, none of the above. Vitamin containing steroidal structure कौन से विटामिन का होता है स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर? तो ये होता है विटामिन डी का, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। विटामिन डी कंटेन्स स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर और ये विटामिन डी होता है कैल्सीफेरॉल। अभी आप मुझे बताएंगे एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी कौन सा होता है? एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी तो ये होता है कैल्सीट्रायोल। कैल्सीट्रायोल इज बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी और ये कैल्सीट्रायोल होता है 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज कैल्सीट्रायोल? तो कैल्सीट्रायोल इज बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी एंड ये होता है 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल। एंड विटामिन डी होता है स्टेरॉयडल हार्मोन। विटामिन डी इज ए स्टेरॉयडल हार्मोन and deficiency of vitamin D causes rickets in children and osteomalacia in adults, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। तो ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होता है विटामिन डी, बिकॉज विटामिन डी कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखता है विदाउट सिग्निफिकेंट एक्शन ऑन द बोन, इसलिए इसे यूज करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। एंड विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड अंडर द स्किन। ये विटामिन डी के ऊपर अब तक के पूछे हुए सभी क्वेश्चंस है। देन विटामिन ई होता है अल्फा टोकोफेरॉल। विटामिन ई होता है अल्फा टोकोफेरॉल। ये एंटी स्टर्लिटी विटामिन होता है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है एंड इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है स्टर्लिटी, ठीक है। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी स्टर्लिटी विटामिन, तो ये था विटामिन ई। देन ये विटामिन ए होता है रेटिनॉल, इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है जेरोप्थैल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस। एंड द ओनली विटामिन विच इज टेराटोजेनिक इज विटामिन ए। द ओनली विटामिन विच इज टेराटोजेनिक होता है विटामिन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्फिन इज प्रेजेंट इन एट्रोपा बेलाडोना, पापावर सोमनिफेरम, रिचिनस कम्युनिस, सोलैनम निग्रम। मॉर्फिन इज प्रेजेंट इन, तो इनमें से कौन सा होता है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ मॉर्फिन? तो ये होता है पापावर सोमनिफेरम। मॉर्फिन इज प्रेजेंट इन पापावर सोमनिफेरम। पापावर सोमनिफेरम होता है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ मॉर्फिन एंड मॉर्फिन इज डिराइव्ड फ्रॉम ओपियम। देन ये एट्रोपा बेलाडोना होता है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ बेलाडोना। बेलाडोना का सिनोनिम होता है डेडली नाइट शेड लीव।
एंड इसकी फैमिली होती है सोलेनेसी। ठीक है, ये रिसिनस कम्युनिस होता है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल का बायोलॉजिकल सोर्स होता है रिसिनस कम्युनिस। इसकी फैमिली होती है यूफोरबिएसी एंड एक कैस्टर ऑयल होता है परगेटिव। ठीक है, देन ये सोलेनम निग्रम होता है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ब्लैक नाइटशेड एंड इसकी फैमिली होती है सोलेनेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इमेटिन एन एल्कलॉइड ऑफ इपेकाकुन्ना एक्ट्स एज एंटी मलेरियल, एंटी डायरियल, एंटीसेप्टिक, अमीबिसाइड। तो क्या होता है इमेटिन? तो इमेटिन होता है अमीबिसाइड। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये इमेटिन होता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इपेकैक एंड इपेकैक आता है आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में एंड इसकी फैमिली होती है रूबिएसी। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे विच एंटी मलेरियल ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। एंटी मलेरियल ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स कौन सा होता है? तो ये होता है क्विनाइन। क्विनाइन इज एंटी मलेरियल ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स एंड द ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट सेरिब्रल मलेरिया होता है क्विनाइन। और एक क्विनाइन होता है क्विनोलिन एल्कलॉइड डिराइव फ्रॉम सिंकोना। सिंकोना से डिराइव करते हैं क्विनाइन को एंड सिंकोना की फैमिली होती है रूबिएसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेशेंट विथ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी इज ट्रीटेड विद डैप्सोन, ही विल सफर फ्रॉम hemolytic anemia, pernicious anemia, diarrhea, none of the above. Patient with G6PD deficiency is treated with dapsone, he will suffer from. So he will suffer from hemolytic anemia. Option A will be our correct answer. Patient with G6PD deficiency, glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency is treated with dapsone, then he will suffer from hemolytic anemia. Next question. Which one of the following drugs is not a long acting benzodiazepine? इनमें से कौन सा लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपाइन्स में नहीं आता? नॉट ए लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपाइन। तो ये हो जाएगा मिडाजोलम। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। मिडाजोलम होता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपाइन। मिडाजोलम इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपाइन एंड मिडाजोलम इज मेनली यूज्ड टू प्रोड्यूस प्री ऑपरेटिव सेडेशन। प्री ऑपरेटिव सेडेशन के लिए यूज करते हैं मिडाजोलम का। ये डाइजेपैम भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये डाइजेपैम इज ए लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपाइन। लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपाइन में आता है डाइजेपैम एंड डाइजेपैम इज यूज्ड एज एन एंटी कन्वल्सेंट, एंग्जियोलाइटिक एंड सेडेटिव। ठीक है, एंड डेली डोज ऑफ डाइजेपैम इन एडल्ट्स होता है 5 to 30 mg पर डे एंड डाइजेपैम इज द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर स्टॉपिंग जनरलाइज्ड टॉनिक-क्लोनिक स्टेटस एपिलेप्टिकस इन एडल्ट्स। मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर स्टॉपिंग जनरलाइज टॉनिक-क्लोनिक स्टेटस एपिलेप्टिकस इन एडल्ट्स होता है डाइजेपैम। ये क्लोनाजेपैम एंड फ्लूराजेपैम भी होते हैं बेंजोडाइजेपाइन्स। ये भी होते हैं एंग्जियोलाइटिक एंड सेडेटिव्स। इन्हें यूज करते हैं टू ट्रीट एंग्जाइटी एंड इंसोम्निया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which antibiotic is used for the treatment of both tuberculosis as well as leprosy? Isoniazid, rifampicin, clofazimine, ethionamide. इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एज वेल एज लेप्रेसी? तो यह होता है रिफाम्पिसिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। रिफाम्पिसिन को यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एज वेल एज लेप्रेसी। ये फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होता है रिफाम्पिसिन। ये होता है आरएनए सिंथेसिस इनिबिटर और ये यूरिन डिस्कलरेशन एंड एक्यूट हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है। और ये रिफाम्पिसिन होता है एंजाइम इंड्यूसर। एंजाइम इंड्यूसर होता है रिफाम्पिसिन एंड रिफाम्पिसिन कैन डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, सो फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस में अकर। ये एंजाइम इंड्यूसर होता है, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इफेक्टिवनेस को डिक्रीज कराता है एंड इसलिए फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस में अकर। देन एक बार एग्जाम में पूछा गया था इन मल्टी ड्रग थेरेपी ऑफ लेप्रेसी इन एमडीटी लेप्रेसी डोज ऑफ रिफाम्पिसिन। इन मल्टी ड्रग थेरेपी ऑफ लेप्रेसी रिफाम्पिसिन इज गिवन। तो इसका आंसर था मंथली, वंस अ मंथ देते हैं इन मल्टी ड्रग थेरेपी ऑफ लेप्रेसी रिफाम्पिसिन को। देन क्लोफाजिमाइन भी होता है एंटी लेप्रेसी ड्रग एंड ये आइसोनियाजाइड भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है। फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होता है आइसोनियाजाइड। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है आइसोनियाजाइड में? तो पायरिमिडिन रिंग इज प्रेजेंट इन आइसोनियाजाइड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है आइसोनियाजाइड का? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो इनिबिशन ऑफ माइकोलिक एसिड सिंथेसिस होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आइसोनियाजाइड।
ये माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनिबिट कराता है। देन ये न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है, इसलिए पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 इज एडमिनिस्टर्ड विथ आइसोनियाजाइड टू मिनिमाइज द न्यूरोटॉक्सिसिटी। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन को एडमिनिस्टर करते हैं विथ आइसोनियाजाइड टू मिनिमाइज द न्यूरोटॉक्सिसिटी। देन अभी आप मुझे बताएंगे प्रोलॉन्ग यूज ऑफ विच एंटी-टीबी ड्रग कॉजेस हाइपोथायरॉयडिज्म और गॉइटर। कौन से एंटी-टीबी ड्रग का प्रोलॉन्ग यूज कॉज कराता है हाइपोथायरॉयडिज्म और गॉइटर? तो ये होता है इथियोनामाइड। इथियोनामाइड कॉजेस हाइपोथायरॉयडिज्म और गॉइटर ऑन प्रोलॉन्ग यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द फॉलोइंग आर स्टिमुलेंट परगेटिव्स एक्सेप्ट बिसाकोडिल, कैस्टर ऑयल, सेना और लिक्विड पैराफिन। तो इनमें से कौन सा स्टिमुलेंट परगेटिव नहीं है? तो स्टिमुलेंट परगेटिव्स होते हैं बिसाकोडिल, सेना एंड कैस्टर ऑयल। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। लिक्विड पैराफिन इज नॉट ए स्टिमुलेंट परगेटिव। लिक्विड पैराफिन होता है लुब्रिकेंट लैक्सेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मास्ट सेल स्टेबिलाईजर इज साल्बुटामॉल, थियोफाइलिन, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और एट्रोपिन। तो इनमें से कौन सा होता है मास्ट सेल स्टेबिलाईजर? तो ये हो जाएगा सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये साल्बुटामॉल होता है बीटा 2 एगोनिस्ट। बीटा 2 एगोनिस्ट यूज्ड इन अस्थमा होता है साल्बुटामॉल। ये फास्टेस्ट एक्टिंग इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर होता है साल्बुटामॉल। इनहेल्ड साल्बुटामॉल प्रोड्यूसेस ब्रोंकोडायलेशन विद इन 5 मिनट्स। फास्टेस्ट एक्टिंग इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर होता है साल्बुटामॉल। एंड अभी आप मुझे बताएंगे साल्बुटामॉल का मोस्ट प्रोमिनेंट एंड डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट। द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट ऑफ साल्बुटामॉल। तो ये होता है मसल ट्रिमर। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोमिनेंट एंड डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट ऑफ साल्बुटामॉल, मसल ट्रिमर। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे एंटी अस्थमा ड्रग विच कैनॉट एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन। इनमें से कौन सा एंटी अस्थमा ड्रग है विच कैनॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन? तो ये होता है थियोफाइलिन। थियोफाइलिन कैनॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन। थियोफाइलिन प्रिपरेशन सिर्फ ओरल एंड पेरेंटल यूज के लिए होते हैं। ठीक है, देन विच एंटीबायोटिक इज अवॉइडेड विथ थियोफाइलिन? विच एंटीबायोटिक इज अवॉइडेड विथ थियोफाइलिन? लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच एंटीबायोटिक इज अवॉइडेड विथ थियोफाइलिन? तो ये होता है एरिथ्रोमाइसिन। Erythromycin is avoided with theophylline because erythromycin is an enzyme inducer, hence it will increase the plasma level of theophylline. ये एंजाइम इंड्यूसर होता है एंड इसलिए ये प्लाज्मा लेवल ऑफ थियोफाइलिन को इंक्रीज कराता है, लीडिंग टू इट्स टॉक्सिसिटी। इसलिए इसे नहीं देते थियोफाइलिन के साथ। देन ये एट्रोपिन होता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। मस्कैरिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है एट्रोपिन। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के नेचुरल अल्कलॉइड क्लास में आता है एट्रोपिन। देन विच ड्रग इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन? एसिटाइलकोलिन का एंटागोनिस्ट कौन सा ड्रग होता है? तो ये होता है एट्रोपिन। एंड सिग्निफिकेंट टॉलरेंस डज नॉट डेवलप टू एट्रोपिन। देन ड्रग कैन बी यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन इज? कौन सा होता है एंटीडोट फॉर एट्रोपिन? तो एंटीडोट फॉर एट्रोपिन होता है फाइसोस्टिग्माइन। फाइसोस्टिग्माइन कैन बी यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीकोलिनर्जिक यूज्ड एज ब्रोंकोडायलेटर इज पिलोकार्पिन, इप्राट्रोपियम, प्राजोसिन, साल्बुटामॉल। एंटीकोलिनर्जिक यूज्ड एज ए ब्रोंकोडायलेटर, तो ये होता है इप्राट्रोपियम। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इप्राट्रोपियम इज यूज्ड एज एन इनहेलेशन ड्रग्स इन अस्थमा। ये होता है ब्रोंकोडायलेटर। देन ये पिलोकार्पिन होता है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा इज पिलोकार्पिन। इसे ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ये प्राजोसिन होता है अल्फा 1 एंटागोनिस्ट। प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन ये सभी होते हैं अल्फा 1 एंटागोनिस्ट। एंड साल्बुटामॉल के बारे में अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। ठीक है, ये बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, इसे अस्थमा में यूज करते हैं। ये फास्टेस्ट एक्टिंग इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर होता है। ये विद इन 5 मिनट्स ब्रोंकोडायलेशन प्रोड्यूस कराता है। एंड मसल ट्रिमर होता है इसका मोस्ट प्रोमिनेंट एंड डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।